ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिवाइन एम्परर ऑफ डेथ, अध्याय 91, क्या ये डेजा वू है? दूसरे राउंड में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए बधाई, प्रिंस डेविस। शर्ली ने अपने हाथ जोड़े और कहा, उसकी आवाज़ काफ़ी बोल्ड थी, बिल्कुल भी नर्म नहीं। ये कर्कश नहीं लग रहा था, लेकिन सुनने वाले को आकर्षक लग रहा था। धन्यवाद, राजकुमारी शर्ली। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि आप पीक लेवल रिवॉल्विंग कोर स्टेज तक पहुंच जाएंगी, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज तक पहुंचने से बस एक कदम दूर। डेविस ने जवाब दिया, उसकी आकर्षकता से बिल्कुल भी परेशान नहीं। इसके दो कारण थे। एक, एवलिन थी, जो खुद एक विक्सन थी। दूसरा, उसके ठीक बगल में एक व्यक्ति था जिसे वह मारना चाहता था। हालांकि ऐसा लगता है कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज मेरी पहुंच के करीब है, मुझे उस स्टेज तक पहुंचने में कुछ साल लगेंगे, शर्ली ने खुद पर गर्व करते हुए जवाब दिया। वह जानती थी कि इस छोटे राक्षस एक विसंगति के साथ खुद की तुलना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से उसका आत्मविश्वास कम हो जाएगा। शरीर परिवर्तन चरण सार संग्रह साधना प्रणाली में चौथा चरण है। भले ही इसका नाम ये दर्शाता हो कि यह शरीर को तपा देने वाली साधना प्रणाली से है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शरीर परिवर्तन चरण कोई मजाक नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को अपने डेंटियन को तपा देने के लिए पिछले स्तर में संचित ऊर्जा का उपयोग करना होगा। प्रत्येक स्तर में अपने घूमने वाले कोर को तब तक संपीड़ित करना होगा जब तक कि यह डेंटियन में बीज का आकार न ले ले। ऐसा करने से व्यक्ति के शरीर में अनिवार्य रूप से परिवर्तन होंगे, जहां मेरिडियन अधिक ऊर्जा संग्रहित करने में सक्षम होंगे और ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करना और भी आसान होगा। इतना ही नहीं, बल्कि घूमने वाले कोर के संपीड़न से उसमें संग्रहित ऊर्जा की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। इसके अलावा व्यक्ति स्वर्ग से आने वाले मंद नियमों को महसूस करने में सक्षम होगा ताकि अगले चरण के लिए उपयुक्त बीज का निर्माण किया जा सके। घूमने वाले कोर को संपीड़ित करने की प्रक्रिया के दौरान ऐसा करने में व्यक्ति को पूरी एकाग्रता की आवश्यकता होती है, अन्यथा ऐसा न करने पर साधना विचलन हो सकता है या संभवतः घूमने वाले कोर का विस्फोट भी हो सकता है, जिससे निश्चित मृत्यु हो सकती है, जब तक कि व्यक्ति ने आत्मा निर्माण साधना या शरीर को शांत करने वाली साधना में एक निश्चित सीमा तक साधना न की हो। अखाड़े के एक सुदूर क्षेत्र में एक व्यक्ति कुछ लोगों के साथ खड़ा था, जो उस स्थान पर होने वाले तमाशे को देख रहा था जहां सम्राट बैठे थे। एवलिन ने उस स्थान को देखा, उसकी आंखों में एक लालसा और प्रशंसा भरी नजर थी। साथ ही वह लाल वस्त्र पहने उस महिला से ईर्ष्या और हीनता महसूस कर रही थी। ये सही है एवलिन, तुम्हारा मंगेतर तुम्हारी पहुंच से बाहर है और तुम्हारे पिता ने एक ऐसी शादी तय की है जो उनके अधिकार से बाहर है। ये भाग्य है कि तुम्हें उस तक पहुंचने के लिए कुछ बाधाओं को पार करना होगा। ये देखकर कि एवलिन की आंखों में एक जटिल चमक थी, कैंट ने समझाया। क्या मेरे विचारों का अनुमान लगाना इतना आसान है? एवलिन ने उसकी तरफ देखा। कैंट ने कुछ नहीं छिपाया। हाँ, जब से तुमने अपने इरादे जाहिर किए हैं तब से तुम्हारे विचारों का अंदाजा लगाना आसान हो गया है। एवलिन मुस्कुराई, मुझे डर नहीं है, मैंने जो देखा है उससे मुझे पता है कि अगर मैं उससे शादी करने के लिए राजी हो गई तो वह मुझे नहीं छोड़ेगा। तो फिर तुम किस बात की चिंता कर रही हो? कैंट ने उलझन में पूछा। एवलिन ने आह भरी, मेरी एकमात्र चिंता यह है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। वह जल्द ही अपनी प्रतिभा के साथ आसमान छू लेगा और मैं पीछे रह जाऊंगी। चाहे मैं इसे कैसे भी देखूं, मेरा भविष्य अंधकार में है। कैंट चुप रहा क्योंकि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। अचानक वह हंसी, क्या यह हास्यास्पद नहीं है कि मैं एक बच्चे को अपना भविष्य मान रही हूँ? कैंट हंसा नहीं, बल्कि गंभीरता से बोला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बच्चा है या नहीं। उसके बड़े होने में बस कुछ ही समय बाकी है और तब तक उसका पक्ष जीतना और भी मुश्किल हो जाएगा। याद रखें कि एक बार जब कोई व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा को ऊंचा रखता है तो उसके आसपास की चीजें फीकी पड़ जाती हैं, क्योंकि वह सिर्फ वर्चस्व के अपने रास्ते पर और ऊपर चढ़ने पर ध्यान केंद्रित करता है। जब उसे एहसास होता है कि खेती में उसका कोई भविष्य नहीं है, तभी वह पूरी तरह से अपनी महिलाओं और उत्तराधिकारियों पर ध्यान केंद्रित करेगा, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे पिता, हमारे परिवार के मुखिया। एवलिन ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वह उन्हें देखती रही। डेविस और शर्ली ने एक दूसरे को जानने के दौरान कुछ सुखद बातें की और बातें की। मैंने सुना है कि प्रिंस डेविस, तुम्हारी सगाई किसी और महिला से हुई है। शर्ली ने अचानक विषय बदल दिया। खैर, ये सच है। हाँ हाँ, डेविस हंसा, थोड़ा अजीब लगा। उसे बहुविवाह गलत नहीं लगा क्योंकि वह अपने पिछले जीवन में कभी समाज का हिस्सा नहीं था। इसके अलावा उसने जो शो देखे और जो उपन्यास पढ़े, उन सभी में कई महिलाएं थीं जो नायक का पीछा कर रही थीं। बस उसे एक जीवन, एक प्यार की अवधारणा पसंद थी। यही वजह थी कि जब उसे पता चला कि वह पहले से ही 2 महिलाओं से सगाई कर चुका है, तो वह निर्णायक था। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मेरे राजकुमार के पास 1 या 2 रखैले हों। ओह सच में? वह हैरान था क्योंकि उसने मान लिया था कि यह गर्वित राजकुमारी उससे उसके और एवलिन के बीच विवाह को रद्द करने की मांग करेगी।
इसके अलावा वह मुख्य पत्नी और रखेलों की अवधारणा के बारे में कुछ नहीं सोच सकता था। उसके लिए जब तक कोई उसकी महिला है तब तक वे सभी उसके लिए समान हैं। हाँ, बस मुझे उम्मीद है कि आप अपनी रखेलों को उच्च दर्जे की चुनेंगे, अन्यथा यह आपकी छवि को जनता के सामने अच्छी तरह से नहीं दर्शाएगा, शर्ली ने जवाब दिया, उसका चेहरा उदासीन। तुम्हारा क्या मतलब है? अब डेविस वास्तव में उलझन में था। शर्ली ने सोचा और फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्या वह अभिनय कर रहा है या क्या ये संभव है कि उसे बहकाया गया हो? आखिरकार मालिकों का अपने नौकरों पर मोहित होना इस दुनिया में एक आम बात थी। क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम अपनी नौकरानी के बहकावे में आ गए हो? उसने अपने हाथ ऊपर उठाते हुए सवालिया निगाहों से पूछा। मैं? डेविस ने खुद की ओर इशारा किया। मैं? रुको, क्या ये डेजा वू है? उसे वह समय याद आया जब क्लारा ने एलिया का सामना किया था। ठीक कब? आपका आधार क्या है? वह हंसा। उस दृश्य को याद करते हुए उसने एक प्रश्न पूछा। कोई भी स्वामी अपने सेवकों को एक शक्तिशाली विरोधी से बचाने के लिए इतनी दूर नहीं जाएगा, शर्ली ने शांति से उत्तर दिया, उसका स्वर अभी भी साहसी था। आप निश्चित रूप से अपने शब्दों को कम नहीं करते हैं। डेविस को यह पसंद आया क्योंकि उसने बिना किसी संकोच के सम्राट ट्रिटर को उसके सामने एक विरोधी कहा। उसका मतलब स्पष्ट था कि सम्राट ट्रिटर उनका दुश्मन था। तर्क मत बदलो, इसके अलावा क्यों न हम उसे अपने पास बुलाएं और उसे खुद बोलने दें। शर्ली मुस्कुराई, उसकी खूबसूरत मुस्कान बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि वह उसके घूंघट के नीचे छिपी हुई थी। अध्याय 92, धैर्य की कमी। एलिया की बातें सुनकर डेविस ने भौहें सिकोड़ीं। वह तय नहीं कर पा रहा था कि एलिया को यहाँ बुलाए या नहीं, क्योंकि सकारात्मक रूप से सोचने पर यह उसके लिए एक अच्छा अनुभव हो सकता है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप उसे धमकाए जाने का अनुभव हो सकता है। नीचे की सीटों से एक छोटी लड़की खड़ी हुई और ऊपर चली गई। ओह! डेविस ने अपना सिर घुमाया और ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गया। एलिया उस स्थान पर चली गई जहां सम्राट बैठे थे, अकेले, बिना किसी के प्रोत्साहन के। वह अपना सिर सीधा रखती हुई शर्ली को देखती रही और साहपूर्वक कदम बढ़ाती रही। एक बार जब वह उस स्थान पर पहुंची तो वह उन शक्तिशाली सम्राटों के सामने एक पल के लिए कांप उठी और फिर गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत किया। फिर उसने अपने हाथ जोड़े और सम्राटों का अभिवादन किया और थोड़ा झुककर कहा, एलिया सभी सम्राटों का अभिवादन करती है। सम्राट ट्रिटर ने बड़बड़ाया जबकि कई अन्य लोगों ने भौहें सिकोड़ीं। नैतिकता और पदानुक्रम के अनुसार एक नौकर को चारों पैरों पर झुकना चाहिए। एलिया ने जो किया वह उन्हें थोड़ा सम्मान देना था, ये भी कहा जा सकता है कि वह कोई सम्मान नहीं करती। छोटी लड़की, क्या तुम अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं कर रही हो? सम्राट रूथ ने पूछा। एलिया ने बस शांत भाव से अपना सिर हिलाया। चूंकि उसने यहाँ आने का फैसला किया था, इसलिए उसने तय किया कि वह अंत तक अपना सर्वश्रेष्ठ देगी ताकि वह खुद को उसका दोस्त बनने के योग्य साबित कर सके। ओह! सम्राट रूथ ने मुस्कुराते हुए अपनी ठुड्डी रगड़ी। उसे आश्चर्य हुआ कि इस लड़की को उनके सामने इतना अशिष्ट होने का क्या भरोसा था। तुम, एक नौकर, अपनी उम्र की परवाह किए बिना राजकुमार को बहकाने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम जानती हो कि यह किस तरह का अपराध है और इसके लिए किस तरह की सजा मिलती है? शर्ली को लगभग यकीन था कि इस छोटी लड़की ने डेविस को बहकाने के लिए अपने मासूम चेहरे का इस्तेमाल किया। आखिरकार उसकी आंखों में उसने बस यही देखा कि यह छोटी लड़की सम्राटों के सामने खड़ी होकर भी उनका अनादर कर सकती है। ये सुनकर एलिया ने आह भरी। जैसा कि अपेक्षित था, हमेशा ऐसा ही होता है। आज से मैं अब प्रिंस डेविस की नौकर नहीं हूँ, एलिया ने गंभीरता से कहा। हर शब्द डेविस के कानों में गूंज रहा था क्योंकि वह मुस्कुरा रहा था। लोगन हैरान था, ये कब हुआ? सम्राट लोरेट, क्या ये सच है? सम्राट एश्टन ने पूछा क्योंकि उसे अपनी बेटी का समर्थन करना था। लोगन ने जवाब नहीं दिया लेकिन डेविस की ओर देखा। ये देखकर कि डेविस को उसके जवाब से कोई समस्या नहीं थी, वह समझ गया कि यह सच था। लोगन ने अपना सिर हिलाया। ये निश्चित रूप से है। मुझे पता था। वह जिस स्काई ग्रेड कल्टीवेशन तकनीक का उपयोग करती है वह आपके लोरेट साम्राज्य से है। सम्राट एस्टन चिल्लाया। डेविस ने यह समझाने के लिए अपना मुंह खोलने से ठीक पहले, मैं अब एक स्वतंत्र आम कल्टीवेटर हूं और प्रिंस डेविस का मित्र भी हूं। अब तक मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूं। इसके अलावा मैं प्रिंस डेविस के अधीन काम करने का वादा करता हूं ताकि मैं उनके द्वारा मेरे पूरे जीवन में दिखाए गए उपकार का बदला चुका सकूं। एलिया ने अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहा। हे, क्या ये नौकर होने से अलग है? शर्ली ने व्यंग्य किया। एलिया ने उत्तर दिया। उसकी हठी इच्छा ने उसे आगे बढ़ाया। हाँ, मेरा जीवन अब दूसरों के हाथों में नहीं है। तुम गलत हो, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारा भाग्य अभी भी मेरे जैसे मजबूत साधकों द्वारा तय किया जाता है। मुझे तुम्हारी नन्ही सी जिंदगी खत्म करने के लिए बस एक ही वार की जरूरत है। शर्ली ने अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए एलिया के माथे की ओर इशारा किया। उसकी उंगलियों पर आधा इंच लंबा नाखून था। अचानक उसकी तरफ से एक आवाज फूटी, मानो वह अपनी बात जारी रख रही हो।
और उस पर एक खरोंच भी लगाने की कोशिश करो, मुझे देखना है कि तुम अगले ही पल जिंदा हो या नहीं। तुम, शर्ली ने गुस्से में कांपते हुए डेविस की तरफ उंगली उठाई। एक पल बाद उसे लगा कि उसने जो कहा वह झूठ था, लेकिन उसकी ठंडी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना आगे बढ़ जाएगा। जे, इस तरह का मजेदार तमाशा मैंने पहली बार किसी साम्राज्य के राजकुमार से देखा है। सम्राट लोरेट, क्या तुम नहीं देख सकते कि तुम्हारा बेटा एक नीच गुलाम की खातिर खुद को बदनाम कर रहा है? मुझे लगता है कि यह मानना कोई गलती नहीं थी कि लोरेट साम्राज्य आपके दिवंगत पिता के पतन के साथ ही खत्म हो गया है। जीजे। सम्राट ट्रिटोट, जो इस पूरे समय चुप था, ने अंततः लोरेट साम्राज्य और एस्टन साम्राज्य के बीच इस विवाह गठबंधन को रद्द करने का अवसर देखा। लोगन खड़ा हो गया क्योंकि उसकी आभा भड़क उठी। वह ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था जब कोई उसके पिता का अपमान करता था। डेविस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आखिरकार उसे इस व्यक्ति से तंग आ गया जो हमेशा उसे परेशान करता था। और तुम बकवास क्यों कर रहे हो? क्या तुम ही नहीं हो जिसने मुझे शिकार करने के लिए इस बड़े हो चुके उल्टे हानिरहित वाइपर को भेजा था? सम्राट ट्राइशटर, डेविस ने अपने अंतरिक्ष वलय से लाश को बाहर निकालते हुए कहा। क्या ये सच है? उल्टे हानिरहित वाइपर की लाश को देखकर लोगन और सम्राट एस्टन एक साथ चिल्लाए। अहंकार, तुमने मुझे फंसाने की हिम्मत की। क्या तुम जानते हो कि सम्राट के खिलाफ झूठे आरोप लगाने और सम्राट का अपमान करने की सजा क्या होती है? सम्राट ट्राइटर का दिल धड़क उठा, लेकिन चिल्लाते हुए उसने फिर भी गुस्से का दिखावा किया। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि उस पर झूठा आरोप लगाया गया था। सबको पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें फंसा रहा हूं या नहीं। डेविस ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, सबको पता है। क्या तुम जानते हो कि फिरजेन द्वीप के प्रक्षेपण का एक निश्चित हिस्सा कब गिरा था? हाँ, तुम्हें कैसे पता? सम्राट रूथ ने काफी जिज्ञासु भाव से पूछा। मुझे पता है क्योंकि मैंने उस समय हमारे आसपास निगरानी करने वाले कीड़ों को शिकार करते हुए कुछ अजीब पक्षी को देखा था। अगले ही पल इन्वर्टेड होमलेस वाइपर ने हम पर हमला कर दिया, जिस क्षण इन निगरानी करने वाले कीड़ों को खा लिया गया। अगर मुझे सही से याद है तो क्या सम्राट ट्रिटर का पालतू जानवर एक पक्षी नहीं था? हाँ, यह विशियस आई हॉक है। सम्राट एस्टन ने अपना सिर हिलाया। मैं इसे कैसे भी देखूं, यह संयोग नहीं लगता, डेविस ने शांति से कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की हत्या की मंशा थी। जीजे, तो क्या हुआ? मैं ही था जिसने तुम्हें मारने के लिए इसे भेजा था। तुम इसके बारे में क्या करने जा रहे हो? सम्राट ट्रिटर ने व्यंग्य किया। उसने अब छिपने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि वह रंगे हाथों पकड़ा गया था। क्योंकि अगर वह दयनीय तरीके से संघर्ष करता तो यह उसके नाम को पूरी तरह से बर्बाद कर देता और यह केवल समय की बात होती कि वे जांच करें और पता लगाएं कि कौन सी चीज़ उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देगी। सम्राट ट्रिटर, इस बार आप हद से आगे बढ़ गए हैं। लोगान ने गंभीर भाव के साथ कदम बढ़ाया। इस बार वह वास्तव में नाराज था क्योंकि सम्राट ट्रिटर ने कुछ ऐसा खेला जिसके साथ उसे नहीं खेलना चाहिए था। अध्याय 93, 2 जिंदगियों का अंत। जब लोगान ने स्पेस रिंग से अपनी तलवार निकाली तो डेविस उसके सामने खड़ा हो गया और उसे रोक दिया। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो पिताजी, डेविस ने एक भरोसेमंद स्वर में कहा। डेविस, लोगन ने पीछे हटने से पहले सोचा। भले ही लोगन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसका बेटा सम्राट ट्रिटर को संभालने में इतना आश्वस्त क्यों था, लेकिन वह जानता था कि उसका बेटा बिना आत्मविश्वास के काम नहीं करेगा। इसके अलावा अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो मैं बिना किसी दया के उस पर हमला कर सकता हूं। या ऐसा लोगन ने सोचा क्योंकि उसके हाथ बदला लेने के लिए मचल रहे थे। अगर बाहरी लोगों का आक्रमण न होता तो वह अब तक उस पर हमला कर चुका होता। जीजे, हर कोई जानता है कि हम अभी एक दूसरे को मारने के लिए मचल रहे हैं, सम्राट लोरेट। यहाँ तक कि तुम्हारा बदनाम बेटा भी मुझे गिराना चाहता है। जीजे, नादान। लेकिन क्या तुम भूल गए कि हमें गार्जियन एलायंस के आदेश से किसी भी संघर्ष को रोकना है? अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं अभी भी गार्जियन एलायंस का हिस्सा नहीं हूँ। लोगन मुस्कुराया, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। तो क्या हुआ? औपचारिक रूप से तो यही मामला है। अनौपचारिक रूप से आप अभी भी गार्जियन एलायंस का हिस्सा हैं। अगर आप इन दिनों मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करते हैं तो गार्जियन एलायंस के नियमों के अनुसार सभी सम्राट आपको मार डालेंगे। सम्राट ट्रिटर ने उपहास में कहा। अपने फायदे के लिए नियमों को तोड़ना उसके लिए बच्चों का खेल था। डेविस हैरान था, उसने नहीं सोचा था कि कोई नियम अभी उसकी योजनाओं में बाधा डालेगा। लोगन चुप रहा क्योंकि उसे पता था कि गार्जियन एलायंस में ऐसा नियम है। आपको लगता है कि आप मेरे बेटे को मारने की साजिश रचकर बच सकते हैं? अगर गार्जियन एलायंस आपका समर्थन करता है तो ये बेतुका है। लोगन ने बिना किसी संकोच के जवाब दिया। उसने दूसरे सम्राटों की ओर देखा, उनकी राय का इंतजार करते हुए। सम्राट लोरेट, मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूं, लेकिन हमें आपके गुस्से को शांत करने और बाहरी लोगों के आक्रमण के प्रति हमारी दुर्दशा को समझने की जरूरत है।
इसलिए हमें आपसे ये कहना चाहिए कि आप हमारे बीच कोई संघर्ष न भड़काएं। सम्राट रेवन ने ऐसा व्यवहार किया मानो वह मध्यस्थता कर रहा हो, तथा सम्राट ट्रिटोर का समर्थन करने के लिए आगे आया। यह क्या है? सम्राट ट्रिटोर ही वह है जिसने पहली बार हमारे बीच कलह भड़काई थी। क्या कोई उस पर कार्रवाई नहीं करने जा रहा है? सम्राट एश्टन ने गुस्से में चिल्लाते हुए स्पष्ट रूप से सम्राट लोरेट का पक्ष लिया। अन्य सम्राट स्पष्ट रूप से इस गड़बड़ी में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहते थे। जब तक सम्राट रूथ दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करने के लिए आगे नहीं आए, तब तक आदान प्रदान आगे पीछे होता रहा। ठीक है, गार्डिया, जब उसने मध्यस्थता करने की कोशिश की तो उसकी तरफ से हत्या के इरादे की एक घनी आभा फूट पड़ी। वह तुरंत हत्या के इरादे के स्रोत को देखने के लिए मुड़ा और एक पल के लिए चौंक गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी रीढ़ में ठंडक फैल गई है, जिसने अनजाने में उसे अपना मुंह बंद करने पर मजबूर कर दिया। यह अन्य सम्राटों के साथ साथ लोगान के लिए भी ऐसा ही था। शर्ली और एलिया, जो इस समय चुप थे, उस हत्या के इरादे से कांप उठे। क्या हम इस तमाशे को खत्म कर सकते हैं? डेविस ने शांति से पूछा, जैसे कि वह उनकी बकवास से थक गया हो। उसके हाथ में कागज की 2 सफ़ेद चादरें थीं जो कागज के ताबीज की तरह दिख रही थीं। ये किसी भी तरह के आम कागज के ताबीज की तरह दिख रहा था जो बाजार में बेचा जा रहा था। अपने विभिन्न साम्राज्यों की सड़कों पर एक ताबीज, यह ऐसा विचार था जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा था। सम्राट रेवन और सम्राट ट्रिटर सतर्क हो गए, लेकिन अचानक उन्हें पता चला कि कागज के 2 सफ़ेद पन्ने पर कुछ लिखा हुआ था। केन ट्रिटर, माइक रेवन, बच्चा, हमारे नाम वहां क्यों लिखे हैं? सम्राट रेवन चिल्लाया, जबकि सम्राट ट्रिटर को अचानक अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। सम्राट ट्रिटर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन अगले ही पल राहत की सांस ली। जब उसने कागज के ताबीज पर अपना नाम देखा तो उसे लगा कि उसकी मौत हो गई है, लेकिन उसने जल्दी से इसे अपनी कल्पना समझकर खारिज कर दिया। आखिरकार पूरा दृश्य पहले से ही अजीब था। वास्तव में सम्राट रेवन को भी ऐसा ही लगा, लेकिन उसने सम्राट ट्रिटर से पहले ही इसे खारिज कर दिया। ओह, थोड़ी देर में तुम दोनों को पता चल जाएगा। मैंने तुम्हारे नाम इस कागज के ताबीज में इसलिए लिखे हैं क्योंकि आखिरकार तुम दोनों बहुत ही बदमाश हो, जिन्होंने निर्दोष लोगों की जान बर्बाद की, जबकि उनका तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं था। इस निर्दयतापूर्ण कृत्य ने लाखों लोगों की जान ले ली है और स्वर्ग तुम्हारा। ठीक है, बहुत हो गया बकवास। अगले 10 सेकंड में तुम दोनों मर जाओगे। डेविस ने कागज के ताबीज को बिजली के झटके से जलाकर राख कर दिया और अपना वाक्य समाप्त किया। हवा इतनी तेज चल रही थी कि राख एक दिशा में फैल गई कि उस समय उसे स्पष्ट रूप से सुना जा सकता था। डेविस के शब्दों के बाद उस पूरी तरह से चुप्पी के साथ उन सभी को यह विश्वास हो गया कि ये दोनों सम्राट एक पल के लिए मर जाएंगे। एक पल बाद सम्राट रेवन जोर से हंसते हुए अपनी कल्पना से बाहर आए। सम्राट ट्रिटर ने भी ऐसा ही किया, लेकिन अगर कोई उन्हें करीब से देखता तो वह देख सकता था कि उनकी पीठ पसीने से भीगी हुई थी। युवा लड़के, तुम एक शरारती आदमी हो। वैसे भी इससे मुझे उस समस्या को रोकने में मदद मिली जो अभी हमें परेशान कर रही थी। सम्राट रूथ मुस्कुराए और स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। अभी उन्हें पूरी तरह से यह आभास हो रहा था कि डेविस इस समय केवल स्थिति को खराब करने के लिए मजाक कर रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि डेविस अभी भी उस हत्या के इरादे को क्यों प्रकट कर रहा था। शायद वह वास्तव में द्वेष रखता है, लेकिन आने वाले आक्रमण के कारण इसे छोड़ने के लिए इतना उदार है। कितना बुद्धिमान लड़का है, या ऐसा उसने सोचा। अब केवल 3 सेकंड बचे हैं, डेविस ने चौंकते हुए चिल्लाया। हालांकि उसकी आंखों में अभी भी हत्या करने की भावना थी, क्योंकि वह शांति से उन 2 जोकरों को देख रहा था। ये सुनकर सभी भौहें सिकोड़ गए। वह अभी भी ऐसा क्यों कर रहा है? सम्राट एश्टन के चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति थी। फिर उसने अचानक सोचा, क्या ये हो सकता है? अचानक सम्राट ट्रिटर और सम्राट रेवन कांप उठे। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और वे डर से कांप उठे। उनके साथ छिद्रों से खून बहने लगा, क्योंकि उनके शरीर में ऊर्जा अचानक से बेकाबू हो गई, जिसके कारण अंततः उन्हें ऐंठन होने लगी और वे जमीन पर गिर गए। उनके डेंटियन तुरंत अस्थिर रूप से फट गए, जिससे उनके शरीर में एक छोटा विस्फोट हुआ, जिसने क्रमिक रूप से उनके शरीर के सभी अंगों को नष्ट कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक दर्दनाक मौत हो गई। उन दोनों सम्राटों को खून से लथपथ पड़े देखकर सभी की आंखें भय से चमक उठीं। क्या? सम्राट रूथ चिल्लाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह पीठ के बल गिर पड़ा। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। अध्याय 94, कृपापात्र होना। हर कोई पूरी तरह से आतंकित हो गया। उस भयानक दृश्य को देखना उनके लिए अकल्पनीय था। माहौल पूरी तरह से शांत था, जबकि उनकी आंखें खुली हुई थीं, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ था। डर ने उनके दिलों को कमजोर कर दिया था, क्योंकि उनकी धड़कनें तेज हो गई थीं। वे एक भी शब्द नहीं बोल पा रहे थे जो उनकी भावनाओं को व्यक्त कर सके। दृश्य अपने आप में अजीब लग रहा था, लेकिन साथ ही यह अवास्तविक भी लग रहा था। वे केवल डेविस को देख सकते थे, जवाब की तलाश में।
हालांकि उनमें से कुछ ने उसकी ओर देखने की हिम्मत भी नहीं की। उन्हें डर था कि बिना किसी विशेष कारण के उन्हें अगला निशाना बनाया जाएगा। लोगन, एलिया और शर्ली पूरी तरह से अचंभित थे। ये समझ नहीं पा रहे थे कि इन 2 सम्राटों ने अपनी खेती को अचानक क्यों नष्ट कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उन सभी ने अनुमान लगाया कि इसका उन कागज के तावीज़ों से कुछ लेना देना था, लेकिन किसी को भी इस बात का यकीन नहीं था। डेविस के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने अपने शब्दों से उन्हें भ्रमित करने से पहले उनके दिलों में डर के जड़ जमाने का इंतजार किया। खौफनाक माहौल में सन्नाटा पसरा हुआ था, जिससे लोगों को भारी पसीना आ रहा था क्योंकि कोई भी नहीं बोल रहा था। कुछ पल बीतते रहे जब आखिरकार कोई इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। बादलों से घिरे माहौल में एक आवाज़ सुनाई दी। प्रिंस डेविस, यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है? सम्राट क्लेमोर ने पूछा। उसका लहजा सम्मानजनक था, जो उसे नहीं पता था। मैंने अभी अभी सम्राट ट्रिटर और सम्राट रेवन को मारा है, और मुझे लगता है कि यह मॉर्टल स्टेज मैजिकल बीस्ट्स को मारने से अलग नहीं है, डेविस ने एक सहज लहजे में जवाब दिया, जैसे कि उसने कुछ ऐसा किया हो जो कोई बड़ी बात नहीं थी। मॉर्टल स्टेज मैजिकल बीस्ट्स को मारने से अलग नहीं। सभी की आंखें फड़क उठी, जबकि उनके दिलों के अंदर का डर भी थोड़ा बढ़ गया। क्या ये कागज के तावीज़ हैं? सम्राट रूथ ने अविश्वास में पूछा और गले में कुछ अटका। ओह, तो तुम लोगों ने नोटिस किया? क्या तुम जानना चाहते हो कि यह क्या है? डेविस ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने अभी अभी उनके निष्कर्षों को देखा हो और उन्हें चिढ़ाने वाले अंदाज में पूछा। हाँ, सम्राट एश्टन ने उत्तर दिया। उसका स्वर उत्साह से भरा था। उसे विश्वास होने लगा था कि इस समय उसकी अटकलें 99% सही थीं। मुझे यकीन नहीं है कि मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन चूंकि आप सभी मेरे बड़े और वरिष्ठ हैं, इसलिए अगर मैं इस समय इसे गुप्त रखूं तो ये बुरा होगा। डेविस ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा, जैसे कि वह सोच रहा था कि उन्हें सच बताना है या नहीं। वह विचार करते हुए आगे बढ़ा। उसने खून के गंदे तालाब पर पैर रखा और लाशों से 2 स्पेस रिंग्स हटा दी। सभी ने बीच की पंक्तियों को पढ़ा और समझ गए कि डेविस का अप्रत्यक्ष रूप से क्या मतलब था। वे समझ गए कि वह मुआवजा मांग रहा था और भुगतान बिल्कुल वही 2 स्पेस रिंग्स थे। वास्तव में वे जानते थे कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी, और यह वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। डेविस के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्होंने उसे अपनी इच्छा से स्पेस रिंग्स दी थी या नहीं, क्योंकि वह उन अमीर स्पेस रिंग्स को छीनने के लिए दृढ़ था। उसे बस उन्हें उस परिणाम को स्वीकार करने की जरूरत थी, कहीं से भी मुसीबत उसके पीछे न आ जाए। डेविस ने आगे कहा, ये 2 कागज के तावीज़ मेरे गुरु ने व्यक्तिगत रूप से मुझे सौंपे थे। उसने मुझे निर्देश दिया कि अगर कोई मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति मेरी जान लेने की कोशिश करे तो मैं इसका इस्तेमाल करूं। तारानकन बूम। उस इलाके में शोर मच गया जब एक बार लॉरेट साम्राज्य को बचाने वाले सम्मानित वरिष्ठ की लंबे समय से भूली हुई छोटी सी कहानी सामने आई। ये कागज के तावीज़ जरूर शक्तिशाली हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे गुरु ने मुझे इनमें से 7 कागज के तावीज़ क्यों दिए। डेविस ने आह भरते हुए कहा। 7 कागज के तावीज़। किसी कारण से सम्राटों की आंखें झपक गईं। फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि यह इस महाद्वीप पर मौजूद स्काईग्रेड साम्राज्यों की संख्या के बराबर है। मुझे यकीन है कि मेरे गुरु निराश हैं कि मैंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने के बजाय उन 2 कागज के तावीज़ों का इस्तेमाल करके हत्या की। उसने अपना सिर पकड़ लिया और विलाप किया। हाँ, किसी को हमेशा बाहरी शक्तियों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे यकीन है कि तुम्हारा गुरु भी तुम्हें माफ कर देगा, क्योंकि वे 2 दुष्ट राक्षस तुम्हारी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार किसी व्यक्ति का जीवन इस बात से अधिक महत्वपूर्ण है कि वह अपनी शक्ति का उपयोग किस तरह से करता है। सम्राट रॉस ने डेविस को जल्दी से सांत्वना दी जब वह उदास दिख रहा था। साथ ही उसने सोचा कि उसने डेविस को उन शक्तिशाली कागज के तावीज़ों का उपयोग करने से रोक दिया है। आप सही कह रहे हैं सम्राट रॉस। सलाह के लिए धन्यवाद। डेविस मुस्कुराया, जैसे कि उसे उसके शब्दों से वाकई तसल्ली मिली हो। चारों सम्राटों ने राहत की सांस ली, लेकिन सभी जानते थे कि सम्राट रॉस ने भी इस अवसर का इस्तेमाल अनुग्रह प्राप्त करने के लिए किया था। सभी ने सम्राट रॉस को ईर्ष्या से देखा और सोचा कि वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा। निस्संदेह सभी ने डेविस की बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। अन्यथा जो घटना घटी उसका कोई मतलब नहीं होता। यहाँ तक कि लोगन भी डेविस की बातों पर विश्वास करता था कि उसे लगा कि अपने गुरु के बारे में सवाल पूछना अनुचित है। रहस्यमय वरिष्ठ जैसे महान व्यक्ति का एक शिष्य होता है। कौन अपने सही दिमाग में उससे दोस्ती नहीं करना चाहेगा? सम्राट एश्टन को अचानक एक विचार आया। हाँ, दामाद, ये सही है, इस पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हम आपके पूज्य गुरु से बात करने की कोशिश भी कर सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं कि आप गलत नहीं थे। ये सुनकर डेविस आश्चर्यचकित रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस अवसर का उपयोग मेरे अस्तित्वहीन गुरु से मिलने के लिए करेगा, बजाय मेरी चापलूसी करने के। ये समझ में आता है। वह पहले से ही मेरे साथ दामाद की तरह व्यवहार करता है, जबकि मैंने उसकी बेटी से शादी भी नहीं की थी।
वह निश्चित रूप से अवसरवादी होगा। मुझे डर है कि यह बिल्कुल असंभव है, सम्राट एश्टन। मेरे गुरु सांसारिक मामलों से दूर रहते हैं और मेरे अलावा किसी और व्यक्ति से मिलने से इनकार कर देंगे। मैं जो कह रहा हूं वह सच है, क्योंकि जब मैंने उनसे अपने माता पिता से मिलने के लिए कहा तो मेरे मालिक ने जवाब देने की जहमत तक नहीं उठाई। डेविस ने दुखी होकर कहा, जैसे कि वह अपने मालिक से निराश हो। डेविस का अभिनय इतना सच्चा था कि लोगन को भी उसकी बातों पर यकीन होने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मेरे मालिक ने मुझे उनके बारे में तब तक बात करने से मना किया है जब तक कि उनसे खास तौर पर न पूछा जाए। डेविस ने सिर हिलाते हुए कहा, यह निश्चित रूप से अफसोस की बात है। अपने पूज्य गुरु से मिलना मेरे लिए जीवन भर का सौभाग्य होगा, लेकिन अगर हम उनसे नहीं मिल सकते तो ऐसा ही हो। सम्राट रूथ ने कहा। वह भी इस रहस्यमयी वरिष्ठ से मिलना चाहता था। लोगन ने अब अपने बेटे के गुरु से मिलने की कोई भी नई उम्मीद छोड़ दी। आखिरकार वह उस ईश्वरीय व्यक्ति के क्रोध को भड़का नहीं सकता और संभवतः अपने बेटे और उस वरिष्ठ के बीच गुरु शिष्य के रिश्ते को खराब नहीं कर सकता। ये देखकर कि उसका कार्य सफल हो गया, डेविस ने चुपके से राहत की सांस ली, क्योंकि उसने सोचा, अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति कार्य करता तो लोगों के पास उस व्यक्ति पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। क्लारा को धोखा देना लाख गुना मुश्किल है। सौभाग्य से वह यहाँ नहीं है। अगर क्लारा यहाँ होती तो उसके कार्य और झूठ को बिना किसी सवाल के आसानी से देखा जा सकता था। अध्याय 95। उग्र लाल वस्त्र पहने अनोखी महिला। जब लोगों ने सम्मानपूर्वक वरिष्ठ की कहानियां सुनाई तो माहौल अविश्वसनीय रूप से उल्लासपूर्ण हो गया। खून के तालाब में पड़ी 2 लाशें लावारिस पड़ी रहीं, क्योंकि किसी को परवाह नहीं थी। कुछ लोगों ने सोचा कि ये दोनों इसके लायक थे, जबकि अन्य चुप रहे क्योंकि उनकी ताकत अपर्याप्त थी। उनमें से कुछ जिन्होंने अपने दांत पीस लिए और चुप रहे, वे सम्राट ट्रिटर और सम्राट रेवन के वंशज थे। वे हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाए और केवल बोतलबंद नफरत के साथ देख सकते थे, जिसे वे बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर पाए। उनके पास अपने सम्राटों की मृत्यु के लिए बोलने का साहस भी नहीं था। अंतिम प्रतियोगिता पूरी तरह से भूल गई, क्योंकि कई लोगों ने डेविस से परिचित होने का यह मौका लिया। डेविड को कई अजनबियों से बधाई और शुभकामनाएं मिलीं, लेकिन फिर भी वह जहां तक हो सका विनम्रता से जवाब देने में कामयाब रहा। उनमें से कुछ ने अपनी बेटियों को भी उसे देने की कोशिश की। मजेदार बात यह है कि सम्राट रॉस उनमें से एक थे। डेविड ने अजीब तरह से अपने रास्ते में आने वाले हर अच्छे सौदे को अस्वीकार कर दिया। यहाँ तक कि वह भी उस असाधारण जीवन को अस्वीकार करके निराश महसूस कर रहा था जिसका उसे भरोसा था। क्या बर्बादी है, उसके मन में ऐसे विचार थे, लेकिन वह बेहतर जानता था। अल्पविराम। दूर से एवलिन ने उस आकृति को देखा जो असंख्य लोगों से घिरी हुई थी। वह मुस्कुराई, जैसे वह खुद का मजाक उड़ा रही हो। अरे कैंट, क्या वह व्यक्ति ऐसा दिखता है जिसकी मैं बराबरी कर सकती हूँ? एवलिन ने अजीब लहजे में पूछा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। वहां केवल सन्नाटा था, क्योंकि कैंट कॉल्डन की ओर से कोई जवाब नहीं सुना जा सकता था। वह उसके बगल में खड़ा था और उसके चेहरे पर एक जटिल भाव था। एवलिन ने अपने होंठ काटे। क्या ये क्रूर नहीं है? पिताजी को मुझे उसके जैसे किसी व्यक्ति से क्यों जोड़ना पड़ा? चूंकि वह दूर से थी, इसलिए वह केवल ये देख सकती थी कि डेविस लोगों से घिरा हुआ था और उनमें से अधिकांश महिलाएं थीं। वह उन्हें चमकती आंखों से डेविस को देखते हुए देख सकती थी। वह आगे बढ़ी, उस स्थान की ओर बढ़ गई जहां डेविस था। क्या वह जा रही है? ज़ारा ने दयनीय तरीके से पूछा। कैंट ने जवाब दिया, जाहिर है उस पर दबाव अकल्पनीय रूप से अधिक होगा। अल्पविराम। जैसे ही डेविस ने किसी व्यक्ति की सद्भावना को अस्वीकार करना समाप्त किया, उसके बगल में एक साहसी आवाज सुनाई दी। राजकुमार डेविस। डेविड ने आवाज के स्रोत को देखने के लिए मुड़कर देखा। राजकुमारी शर्ली, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? उसके चेहरे पर थोड़ी झिझक थी। डेविस ने यह देखा और सोचा, क्या वह भी मेरे लिए चाक करेगी? उसने एक पल के लिए आह भरी, फिर कहा, अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। जब मैंने आपकी नौकरानी को यह कहकर डांटा कि वह आपके योग्य नहीं है, तो मैंने उसे गलत समझा। ये सुनकर डेविस मन ही मन हंसा, लेकिन उसने जवाब दिया, क्योंकि वह उसके अचानक मन में आए बदलाव को जानना चाहता था, तुमने ऐसा क्यों कहा? फिर उसने उसे निराशा में अपने बालों को घुमाते हुए देखा। मुझे ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैं भी आपके लायक नहीं हूँ। इसलिए आप मेरे साथ अपनी शादी रद्द कर सकते हैं। क्या? सम्राट एश्टन ने गुस्से और उलझन में चिल्लाया। डेविस स्तब्ध था। वह शर्ली को देखता हुआ खड़ा था, उसकी सोच को समझ नहीं पा रहा था। वह उससे शादी करने से मना कर रही थी, जबकि हर कोई अपनी बेटियों की सगाई उससे करने के लिए बेचैन था। एवलिन, जो अभी अभी उनके पास आई थी, स्तब्ध खड़ी थी और खुद का मजाक उड़ा रही थी। उसे भी नहीं लगता कि वह उसके लायक है। तुम्हारा क्या मतलब है? किसने और किस वजह से तुम्हें यह फैसला करने पर मजबूर किया? सम्राट एश्टन चिल्लाया। वह दुखी महसूस कर रहा था। उसने जो भी मेहनत की थी उसे उसकी अपनी बेटी ने बर्बाद कर दिया।
शर्ली ने अपने विचार प्रकट किए। राजा पिता, ये पूरी तरह से मैं ही थी जिसने इस मामले का फैसला किया। शुरू में मैंने सोचा था कि साधना के मामले में वह मुझसे बहुत दूर नहीं है, और यह सच था। लेकिन अब जब मुझे पता चला है कि उसका स्वामी वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्ति है, तो क्या मैं उसे नीचे नहीं खींचूंगी यदि वह मुझसे शादी कर ले? क्या वह उस दुनिया की यात्रा नहीं करेगा जहां से उसका स्वामी आया था? सम्राट एस्टन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अगर वह सिर्फ तुमसे प्यार करता है तो यही होगा। तुम्हें क्या लगता है कि वह तुम्हारे साथ रहेगा? तुम इतनी दूर की क्यों सोच रही हो? बस अपने शाही पिता की बात सुनो। देखो, तुम भी, शाही पिता, सोचते हो कि वह मेरे साथ नहीं रहेगा। इसलिए मेरे लिए उसके साथ रहना मूर्खता है। मैं ऐसे आदमी से शादी करना पसंद करूंगी जो मुझसे प्यार करता हो, न कि सिर्फ मुझसे शादी करके मुझे सड़ने के लिए छोड़ दे। शर्ली ने तर्क दिया। कौन जानता है, हो सकता है कि वह तुमसे सच्चा प्यार करे और तुम्हारे साथ एक बच्चा छोड़ जाए। सम्राट एस्टन की जबान गुस्से में फिसल गई। शर्ली नाराज हो गई। देखो, तुम्हें सिर्फ सत्ता की परवाह है, जबकि मुझे इस बात की परवाह है कि मैं अपना जीवन कैसे जीऊं। एक शक्तिशाली व्यक्ति से शादी करना खुशहाल जीवन के बराबर नहीं है। मैं अपने परिवार में ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूं जो अपने जीवन से खुश नहीं हैं। चुप रहो, इसमें तुम्हारा कोई कहना नहीं है। सम्राट एस्टन ने अपनी आभा से शर्ली पर दबाव डालते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। शर्ली ने अपने पिता को अतुलनीय दृढ़ता के साथ घूरा, मानो वह झुकने वाली नहीं है। डेविस की आंखें झपक उठीं जब उसने देखा कि ये दोनों पिता पुत्री आपस में झगड़ रहे हैं। उसके साथ एक बच्चा छोड़ दो। क्या वे सोचते हैं कि मैं प्रजनन करने वाला घोड़ा हूं? उसने मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं। लेकिन उसने आह भरी, छोड़ो, वह जो कहती है वह मेरे विचारों से भी मेल खाता है। मैं भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहूंगा जो मुझसे प्यार नहीं करता। राजकुमारी शर्ली, मैं आपके निर्णय का सम्मान करता हूं। अगर ऐसा है तो इस विवाह को रद्द कर दिया जाए। डेविस ने एक निर्भीक स्वर में घोषणा की, मानो उसकी राय ही अंतिम निर्णय हो। हाँ, शर्ली खुशी से चिल्लाए। ऐसा नहीं था कि वह उससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे पहले से ही उसके लिए कोई प्यार महसूस नहीं हुआ था। उसके अपने सपने थे और उसे लगा कि उससे शादी करके वह अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाएगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे विवाह में अंतिम निर्णय बड़ों का होता है। सम्राट एस्टन हार नहीं मानना चाहते थे। उन्होंने मदद के लिए लोगन की ओर देखा। लोगन ने कंधे उचकाए। मैंने पहले ही तुमसे कहा था, उसे अपने जीवन जीने का पूरा अधिकार है। यह मामला उसे तय करना है। इसमें मेरा कोई कहना नहीं है। शायद तुम्हें उसके मालिक से बात करने की कोशिश करनी चाहिए, जो अब तक डेविस के निजी जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए उत्सुक नहीं था। ये सुनकर सम्राट एस्टन का चेहरा पीला पड़ गया। सम्राट एस्टन, हमें एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करना आपके लिए अच्छा नहीं है। प्रकृति को अपना काम करने दो। हमारा लोरेट साम्राज्य निश्चित रूप से एस्टन साम्राज्य का सहयोगी होगा। डेविस ने थके हुए आदमी को सांत्वना दी क्योंकि उसे उस पर दया आ रही थी। अपनी ही बेटी द्वारा बर्बाद किया जाना उसे कितनी पीड़ा में डाल रहा है। डेविस ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा, लेकिन बाद में वह मुस्कुराया क्योंकि उसने सोचा, वह निस्संदेह अद्वितीय है। अध्याय 96, शर्ली की स्वीकृति। इसके अलावा, जब मैंने कहा कि प्रकृति को अपना काम करने दो, तो मेरा मतलब सभी से था। अब शादी के बारे में कोई चर्चा न करें, कृपया, डेविस ने विनम्र लहजे में कहा। डेविस और शर्ली ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। एक को लगा कि दूसरा मजेदार है, जबकि दूसरे को लगा कि दूसरा दबंग है। राजकुमारी शर्ली, मैं तुम्हें अपनी पत्नी एवलिन कॉल्डन से मिलवाता हूं, डेविस ने हाथ हिलाते हुए कहा। हवा ने लोगों को एक तरफ धकेल दिया, जिससे एक आकर्षक आकृति सामने आई। एवलिन वहीं जम गई, उसके परिचय से स्तब्ध। जैसे ही उसने डेविस से बात करने का साहस जुटाया, वह उसके भाषण से अचंभित रह गई। डेविस मुस्कुराया। वह कैसे नहीं देख सकता था कि वह झिझकते हुए उसके पास आ रही है। उसने इस अवसर का उपयोग बेशर्मी से और अप्रत्यक्ष रूप से उसके लिए अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए भी किया। अखाड़े में शोर मच गया क्योंकि पूरी भीड़ का ध्यान एवलिन पर था। ईर्ष्या, जलन, लालच और वासना की निगाहें उस पर जमी हुई थीं। एवलिन को पूरी भीड़ का ध्यान अपनी ओर देखकर बहुत अजीब लगा। शर्ली ने अपने सामने कामुक आकृति को देखा और उन जुड़वां चोटियों की प्रशंसा की। हम बुरा नहीं है। मुझे पता है, डेविस हंसा। एवलिन बहुत शर्मा गई। उसका चेहरा चमकीला लाल हो गया क्योंकि उसने सोचा, बदमाश, वह सबके सामने मुझे क्यों चिढ़ा रहा है? क्या आप खुश नहीं हैं कि आप उसे अपने पास रखने में कामयाब रहीं, मिस एवलिन? शर्ली ने पानी की जांच करते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, एवलिन ने घबराते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज़ नम्र थी। वह क्या था? मैं आपको सुन नहीं पा रही थी। शर्ली ने अपनी हथेली अपने कानों के पास रखी। एवलिन ने अपनी आंखें बंद करते हुए अपनी आवाज़ तेज कर ली। मुझे बस नहीं पता। ये तय हो गया।
प्रिंस डेविस, वह स्पष्ट रूप से आपको पसंद करती है और संभवतः आपसे प्यार करती है। मुझे नहीं पता कि आपने ऐसा कैसे किया, लेकिन बधाई। डेविस दंग रह गया, कैसे? आपको ऐसा क्यों कहना पड़ा? एवलिन भी दंग रह गई क्योंकि उसके विचार सामने आ गए थे। वह बस अपना संकल्प खोजना चाहती थी और डेविस को बताना चाहती थी। लेकिन शर्ली द्वारा पूछे जाने और डेविस द्वारा चिढ़ाए जाने पर वह लगभग भूल गई कि वह यहाँ किस लिए आई थी। शर्ली मुस्कुराई, हे, मैं एश्टन साम्राज्य की 36वीं राजकुमारी हूँ और मेरी कुछ बहनें हैं जो अपने प्यार से विवाहित हैं। जिस तरह की प्रतिक्रिया वह देती है उससे ये स्पष्ट है कि वह आपको पसंद करती है, प्रिंस डेविस। डेविस पूरी तरह से अवाक रह गया। उसने केवल मुझे नहीं पता सुना और उससे वह बहुत सारी जानकारी जुटाने में सक्षम थी। वास्तव में क्या बकवास है, महिलाएं डरावनी होती हैं। डेविस ने सोचते हुए गले में कुछ अटका लिया, लेकिन एवलिन को देखते हुए अनजाने में उसकी नज़र स्नेही हो गई। हमारे शाही पिता हम पर बहुत प्यार करते हैं। भले ही वे लालची हों, लेकिन वे वास्तव में एक अच्छे पिता और सम्राट हैं। अन्यथा वे मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। शर्ली मुस्कुराई और बोली, तुम एक अच्छे परिवार में पैदा हुई हो। डेविस ने अपना सिर हिलाया, उसके लिए बहुत खुश था। क्या तुम्हारा परिवार भी वैसा ही नहीं है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, हालांकि अगर विद्रोह नहीं हुआ होता तो ऐसा नहीं होता, डेविस ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, क्या तुम सीधी सादी नहीं हो? बिल्कुल वैसी जैसी मुझे पसंद है। वह जोर से हंसी, फिर आह भरते हुए बोली, अफसोस तुम मेरी पहुंच से बाहर हो। डेविस चुप हो गया। अगर उसे ऐसा लगता तो वह कुछ नहीं कर सकता था। वह वैसे भी उसकी जिम्मेदारी नहीं थी और उसके प्रति उसे बस एक दोस्ती जैसी भावना महसूस हुई, जैसी उसे एलिया के साथ थी। क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है, मिस एवलिन? अचानक एवलिन का व्यवहार बदल गया और उसने जवाब दिया, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? जब से मैंने उसे देखा है तब से मैं इस भावना से ग्रसित हूँ। चूंकि उसकी भावनाएं उजागर हो चुकी थीं, इसलिए उसे लगा कि अब शर्मीले होने का कोई फायदा नहीं है। उसे लगा कि उसे और ज्यादा साहसी होना चाहिए। तो उससे प्यार करने का तुम्हारा फैसला उसके बाद हुआ? शर्ली ने पूछा और उसने डेविस की ओर इशारा किया। एवलिन ने जल्दी से इनकार किया, उसके बाद? नहीं, शुरू में मैं भी तुम्हारी तरह ही थी और किसी तरह, शायद किसी समय, मैं उसके बारे में सोचने लगी। शर्ली ने खिलखिलाकर कहा, भले ही वह अभी भी बच्चा है। एवलिन खुश हुई, फिर उसने ठहाका लगाया, वह निश्चित रूप से एक बच्चे की तरह व्यवहार नहीं करता है। ठीक है, ये सच है। शर्ली ने अपने पास पड़ी 2 लाशों को देखा। वैसे उस कमीने को मारने के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ। वह बहुत ज्यादा था। शर्ली ने डेविस को धन्यवाद दिया क्योंकि उसे लगा कि उसे पहले जो अपमान सहना पड़ा था उसका बदला उसने ले लिया है। डेविस मुस्कुराया, कोई बात नहीं। तो मैं विदा लेती हूँ। अलविदा प्रिंस डेविस, मिस एवलिन। शर्ली ने अपने हाथ जोड़े और चली गई। जैसे ही वह चल रही थी वह अचानक रुक गई और पीछे मुड़ी, अलविदा। एलिया, क्या ये था? एलिया, जो पूरे समय चुप थी, हैरान थी। राजकुमारी मुझे पहचान रही है? उसने अविश्वास में पूछा। शर्ली ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम ऐसा कह सकती हो। तुम्हारे दोस्त ने मुझे समझाया है कि तुम्हारे ऊपर हमेशा शक्तिशाली लोग होते हैं और हर समय अहंकारी व्यवहार करना अच्छा नहीं है। शर्ली, एलिया और एवलिन ने एक बार फिर उन 2 सम्राटों की लाशों को देखा जो 1 घंटे पहले ही जीवित थे। उन्हें एक बार फिर याद आया कि डेविस सिर्फ 10 साल का था, एक शक्तिशाली व्यक्ति का शिष्य था और उसने महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली 7 में से 2 सम्राटों को हराने में 1 मिनट भी नहीं लगाया। शर्ली हंसते हुए चली गई, अगली बार जब मैं देखूंगी तो तुम मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हो, हे। नहीं, वह, एलिया ने इनकार करने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला क्योंकि उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली थीं। डेविस मुस्कुराया। वह देख सकता था कि मजबूत होने के उसके संकल्प ने उसे खुद को नीचा नहीं होने दिया। उसने अपना चेहरा घुमाया और शर्ली की पीठ देखी। उसे थोड़ा दुख हुआ कि वह उसका चेहरा नहीं देख पाया। अचानक उसने कुछ देखा और एक तरफ मुड़ा, केवल एवलिन को भागते हुए देखा। उसने हंसते हुए अपना सिर हिलाया, ऐसा नहीं है कि मैं उसे खाने जा रहा हूँ, वह मुझसे दूर भागने में बहुत शर्मिंदा होगी। क्या तुम्हें उसका पीछा करने की जरूरत नहीं है? एलिया ने भागती हुई एवलिन की ओर इशारा करते हुए पूछा। छोड़ो, जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। रहने दो, डेविस ने जवाब दिया, उसका दिल अभी संतुष्टि से भरा हुआ था। क्या तुम्हें डर नहीं है कि कोई उसे तुमसे छीन लेगा? एलिया ने चिढ़ाते हुए पूछा। ओह, तो वे मौत को दावत देंगे? डेविस ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन उसका चेहरा अजीब हो गया। तुमने चिढ़ाना कब सीखा? तुम्हें ये किसने सिखाया? एक निश्चित व्यक्ति से जो हमेशा मुझे परेशान करता है, एलिया ने अपने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। अब जब उसे लगा कि वह उसकी सच्ची दोस्त है तो उसे लगा कि अब वह उसे चिढ़ा भी सकती है। डेविस ने हंसते हुए कहा और एक पल बाद चिल्लाया, चलो अंतिम प्रतियोगिता शुरू करते हैं। अध्याय 97, अंतिम युद्ध।
इसके बाद अंतिम प्रतियोगिता योजना के अनुसार आगे बढ़ी, हालांकि थोड़ी देरी हुई। जो प्रतिभाशाली लोग पहले से ही अखाड़े में बैठे थे और दूसरे दौर में उत्तीर्ण होने वाले शीर्ष 1000 लोग अंतिम प्रतियोगिता में भाग लेने के हकदार थे। कुल मिलाकर अंतिम प्रतियोगिता में 1280 प्रतिभागी थे। अंतिम प्रतियोगिता में 3 दौर शामिल थे। पहले दौर में समूह उन्मूलन शामिल था, जहां अखाड़े में एक दूसरे के खिलाफ खड़े 256 लोगों में से केवल 16 लोग ही पास हो पाएंगे। इससे डेविस को अपने पिछले जीवन में बैटल रॉयल गेम्स याद आ गए। मैच के दौरान वह एक मूर्ति की तरह खड़ा था और कोई भी उसके पास नहीं आया। वे उसे ऐसे टाल रहे थे जैसे वह कोई प्लेग हो, जिससे वह परेशान हो गया। 1280 प्रतिभागियों में से 80 प्रतिभागी जीत हासिल करने में सफल रहे, और जैसा कि अपेक्षित था, जीत हासिल करने वाले प्रतिभागियों में से 90% से अधिक विभिन्न साम्राज्यों के कुलीन प्रतिभाशाली लोग थे। दुर्भाग्य से इस राउंड में एवलिन को हार का सामना करना पड़ा, जिससे वह अगले राउंड में भाग लेने के लिए अयोग्य हो गई। अगला राउंड अगले दिन हुआ। उन्होंने प्रतिभागियों को बाहर करने के लिए उसी विधि का उपयोग किया। इस बार केवल 16 प्रतिभागियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया गया था, क्योंकि वे वर्चस्व के लिए लड़ रहे थे। एलिया इस राउंड में हार गई, और यह काफी अपेक्षित था। अन्य प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में उसने जो समय खेती की वह बहुत कम था। इस राउंड में 16 प्रतिभागी विजयी हुए, क्योंकि सामान्य शीर्ष 16 का निर्धारण किया गया था। फिर शीर्ष 16 प्रतिभागियों को एक एक करके लड़ाया गया, जिससे अखाड़े का वीरतापूर्ण और वीर माहौल और बढ़ गया। अखाड़े में 3 युद्ध चरणों में एक साथ 3 मैच हुए। दर्शकों ने उत्साहपूर्वक चर्चा की और प्रतिभाशाली लोगों के बीच मैच शानदार लड़ाइयों में बदल गए, सिवाय एक विसंगति के। पूरी प्रक्रिया के दौरान डेविस को अपना मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि प्रतिभाशाली लोगों ने अपनी इच्छा से अपने आप आत्मसमर्पण कर दिया। प्रतिभागियों की संख्या 16 से घटकर 8 हो गई, फिर 8 से 4 और 4 से 2 हो गए। सबसे बड़े युद्ध मंच पर 2 आकृतियां एक दूसरे को अजीब भावों से घूर रही थीं। मुझे पता था कि मैं आखिरकार तुम्हारा सामना करूंगा, राजकुमारी शर्ली। डेविस मुस्कुराया। वह मंच के एक छोर पर खड़ा था, अपनी बाहें मोड़े हुए। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दे रही थी। शर्ली ने मुस्कुराते हुए कहा, बस तुम्हें पता है, मैं दूसरों की तरह हार नहीं मानूंगी। मैं तुम्हारे साथ जी जान से लड़ूंगी। डेविस हैरान था, भले ही तुम्हें पता हो कि तुम हार जाओगे। उसकी मानसिकता तब और खराब हो गई जब उसके साथ मैच करने वाले सभी प्रतिभागियों ने उसके मंच पर आने से पहले ही हार मान ली। उसने सोचा कि शर्ली एक कदम आगे होगी और खुद को आत्मसमर्पण करने से पहले उसे मंच पर आने देगी। हाँ, मैं इसी तरह खेलता हूं और मुझे तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं है। अपनी पूरी ताकत से मेरे पास आओ। शर्ली ने अपनी लाल धधकती तलवार निकाली, जिस पर जटिल नक्काशी थी। ये शानदार दिख रही थी, जबकि ब्लेड इतना तेज था कि लो लेवल स्काई बीस्ट स्टेज मैजिकल बीस्ट्स को टुकड़ों में काट सकता था। यह एक लो लेवल स्काई ग्रेड हथियार था जो डेविस के भाले के बराबर था। लगता है कि मैं पूरी तरह से मंदबुद्धि हो गया हूं और घमंडी हो गया हूं। डेविस ने आह भरी, चाहे उसने किसी को कमतर न आंकने की कितनी भी कोशिश की हो। सैकड़ों लोगों द्वारा प्रशंसा किए जाने के बाद वह खुद पर बहुत गर्व करने लगा। मुझे बेहतर पता होना चाहिए, छी। डेविस ने खुद को कोसा और एक निर्णय लिया। मुझे कुछ महत्वपूर्ण याद दिलाने के लिए धन्यवाद, डेविस ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा। शर्ली ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम अब मेरे प्यार में पड़ गए हो जब तुमने मेरी हिम्मत देखी है? हाँ, नहीं, ये सिर्फ इतना है कि मुझे याद आया कि कैसे मैंने एक बार खुद से कहा था कि लोगों को कमतर न आंकना, कहीं ऐसा न हो कि मैं बिना जाने ही एक पल में मारा जाऊं। शर्ली चौंक गई। ओह, तुम्हारा मतलब उन 2 सम्राटों जैसा है जिन्हें तुमने एक पल में मार डाला था। डेविस ने अपना सिर हिलाया। तुम ऐसा कह सकते हो। शर्ली ने आह भरी, अहंकार। मैं इसे तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ, भले ही तुम थोड़ी नम्रता से पेश आती हो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हें नम्रता से पेश आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर तुम अहंकार से पेश आओगी तो लोग जान पाएंगे कि तुम एक ऐसी शख्सियत हो जिसके पास शक्ति है। शक्ति ही वह अंतिम आवश्यकता है जो तुम्हें इस दुनिया में चाहिए। इसके बिना तुम हमेशा के लिए तिरस्कृत और प्रताड़ित की जाओगी। मैं तुमसे कहती हूँ, तुम्हारे गुरु के बिना, तुम्हारे पिता को छोड़कर इस जगह के सभी लोग तुम्हें निशाना बनाएंगे। इसलिए खुद को साबित करो कि तुम्हें सबके सामने अहंकारी होने का अधिकार है। जब तक वह बोलना समाप्त करती, उसकी आभा और ऊर्जा एक बड़ी लहर की तरह फूट पड़ी, जिसने दर्शकों की सीट पर बैठे लोगों को दबा दिया। शर्ली, जो 18 साल की है, ने तीनों साधना प्रणाली में साधना की है। उसकी साधना पीक लेवल आयरन स्टेज, पीक लेवल रिवॉल्विंग कोर स्टेज और हाई लेवल नेसेंट सोल स्टेज तक पहुंच गई। उसे पूरा भरोसा था कि वह कम से कम उससे लड़कर उसे रोक तो पाएगी। खुद को साबित करूंगी। डेविस ने उसे अविश्वास से देखा। उसके शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, जिससे उसके दिमाग में विस्फोट हो रहा था। वह उस भूरे रंग की आभा से घिरा हुआ था जिसमें लाल ऊर्जा चारों ओर बह रही थी।
उसकी आभा ने उसे बिल्कुल भी भयभीत नहीं किया, लेकिन उसके शब्दों के साथ मिलकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। डेविस ने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम सही हो। मुझे इन लोगों को दिखाना है कि मुझे घमंडी होने का अधिकार है। डेविस से आत्मा की अविश्वसनीय लहरें निकलीं और वह बाहर निकल गई। आत्मा दमन कला। आत्मा के दबाव की भयानक लहरें शर्ली पर उतरी, जिससे उसे तुरंत ऐसा महसूस हुआ कि उसे एक कसकर संकुचित गुफा की गहराई में रखा गया है, जिसने उसे क्रूरता से फंसा दिया है। शर्ली अपनी शक्तियों के खत्म होते ही जम गई और उसे एहसास हुआ कि वह हिलने में सक्षम नहीं है। वह घुटनों के बल गिर गई और डर के मारे डेविस को घूरने लगी। यंग सोल स्टेज। शर्ली का मन अविश्वास से भर गया जब उसने उसे अपनी ओर आते देखा। जब उसने उसे अपनी ओर आते देखा तो उसकी आंखों में बेकाबू डर उभर आया। तुम डी मेरे पास मत आना, उसने मन ही मन उन्माद में चिल्लाया, लेकिन वह अपने मुंह से धीरे से ही कह पाए। अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसने उसे अपनी शक्ति प्रकट करने के लिए उकसाया। डेविस उसके सामने खड़ा था और उसने उसे नीचे देखा। उसने अपनी आत्मा से एक अपारदर्शी अवरोध खड़ा किया जो तेज रोशनी से चमक रहा था और उन दोनों को ढक रहा था। डेविस नीचे झुका और अपने हाथ उसके चेहरे की ओर बढ़ाए। नहीं, डी मत करो। ये देखकर कि उसके हाथ उसकी ओर बढ़े हुए थे, वह डर गई, जबकि उसका शरीर अनजाने में कांप उठा क्योंकि उसकी हिम्मत कम हो गई थी। डेविस ने अपने हाथ झपकाए और शर्ली अवाक रह गई और उसने पलकें झपकाईं। बताओ, क्या अब मुझे घमंडी होने का अधिकार है? धुंधली आंखें उसे देख रही थीं, एक तीखी पतली नाक, कामुक होठों के साथ मिलकर जो किसी भी आदमी को मोहित करने के लिए पर्याप्त थे, उसकी आंखों में दिखाई दे रहे थे। हाँ, इस पल उसे पता था कि इस मैच में वह पूरी तरह से उसके द्वारा हावी हो गई है। अध्याय 98। ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट का अंत। बहुत बढ़िया। डेविस ने अपनी आत्मा दमन कला को निष्क्रिय कर दिया और उसका घूंघट उसे वापस कर दिया। शर्ली जल्दी से खड़ी हुई और घूंघट वापस लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसने जल्दी से अपना चेहरा ढक लिया, जैसे कि वह नहीं चाहती थी कि लोग उसका चेहरा देखें। डेविस को नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया और उसने मान लिया कि यह किसी तरह की परंपरा होगी। तारांकन स्नैप। डेविस ने अपनी उंगलियां चटकाईं और उनके चारों ओर की बाधा गायब हो गई, जैसे कि वह पहले से ही मौजूद नहीं थी। अपने चारों ओर देखते हुए डेविस चौंक गया। उसने देखा कि सम्राट एश्टन जम गया है, बस अपने अवरोध पर हमला करने के लिए तैयार है। अगर वह एक पल भी देर से होता तो वह संभवतः उस झटके से उड़ जाता। डेविस ने शर्ली को देखते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। लोगन उसके बगल में खड़े होते ही नीचे उड़ गया। शर्ली ने थोड़ी खांसी, मैं मान गई। सम्राट एश्टन ने जल्दी से अपनी आत्मा की भावना का उपयोग करके शर्ली के आत्मा सागर के अंदर किसी भी असामान्यता की जांच की। ये देखकर कि कोई असामान्यता नहीं थी, उसने राहत की सांस ली। शर्ली ने अपना सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि उसने उसके साथ कुछ नहीं किया। सम्राट एश्टन ने अपना सिर हिलाया और डेविस को घूर कर देखा। राजकुमार डेविस, क्या आपको यकीन है कि आप एक बच्चे के रूप में छिपे हुए एक बूढ़े राक्षस नहीं हैं, है ना? सम्राट एश्टन हताश हो गए। लोगन ने हंसते हुए कहा, हाँ, मेरे बेटे, सम्राट एश्टन से ईर्ष्या मत करो। अगर उसके पास ये क्षमता नहीं थी तो वह उस व्यक्ति का शिष्य बनने के योग्य कैसे था? सम्राट एश्टन का हाथ कांप उठा। चुप रहो। तुम्हारा बेटा इतनी तेजी से शक्तिशाली हो रहा है कि यह स्वर्ग के खिलाफ जाने जैसा है। हाँ, तुम बस ईर्ष्या कर रहे हो, लोगन ने जवाब दिया और अंतिम शब्द पर जोर दिया। हाँ, मैं हूं। तो क्या हुआ? तुम ही क्यों उस तरह के बेटे की सौगात पाने वाली हो? स्वर्ग तुम्हें सजा दे। शाप। सम्राट एश्टन चिल्लाया। डेविस ने ठहाका लगाया, जबकि लोगन ने इसे दिल पर नहीं लिया। दोनों ही अपने दिल में जानते थे कि सम्राट एश्टन बस अपनी कुंठाएं निकाल रहे थे। और तुम, शर्ली, तुम अब भी उससे शादी नहीं करने वाली हो। सम्राट एश्टन ने शर्ली को घूर कर देखा। शर्ली एक पल के लिए कांप उठी और फिर कंधे उचका दिए। उसे वह अनुभव याद आ गया जब वह पूरी तरह से उसके अधीन थी। वह उसके जीवन में अब तक की सबसे डरावनी घटना थी। उसके इनकार को देखकर वह फिर से निराश हो गया। अचानक उसे एक विचार आया, ओह मेरी बेटी, मेरी प्यारी, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? क्या तुम नहीं देख सकती कि यहाँ राजकुमार डेविस एक सज्जन व्यक्ति है? डेविस चौंक गया। सज्जन? इसका मुझसे क्या लेना देना है? कौन सज्जन? एक बच्चा सज्जन नहीं हो सकता, शर्ली ने तर्क दिया। आपको ये किसने बताया? सज्जन बनने का रास्ता सबके लिए खुला है। क्या आपको याद नहीं है, जब आप उस अवरोध में घिरे हुए थे तो उन्होंने आपके साथ कुछ नहीं किया। अगर वह चाहते तो अपनी आत्मा साधना को देखते हुए आप पर आत्मा की मुहर लगा सकते थे। यहाँ आपके शाही पिता कुछ भी नहीं कर पाते। सम्राट एश्टन ने आगे कहा, फिर भी वह आपको नियंत्रित नहीं करना चाहते थे और केवल आपको हार मानने के लिए दबाव डालना चाहते थे। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने आपके साथ नरमी बरती और अपनी ताकत को बहुत कमजोर रखा। हे भगवान, मैंने भी इतना आगे नहीं सोचा था। डेविस दंग रह गया।
शर्ली ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि उसके पिता ने जो कहा था वह सच था। उसने डेविस को एक छोटी सी नज़र से देखा। उसकी एकमात्र दिखाई देने वाली आंख ने उसके शरीर को पकड़ लिया। डेविस ने उसे देखकर धीरे से मुस्कुराया। उसने जल्दी से अपना सिर दूसरी ओर घुमाया और उसकी नज़रों से शर्मा गई। डेविस को लगा कि यह अजीब था और वह व्यंग्यपूर्वक हंसा। किसी कारण से वह सम्राट एश्टन के झूठे दावे को नकारना नहीं चाहता था। हाँ, बस थोड़ा सा धक्का और यह मामला सुलझ गया। सम्राट एश्टन की आंखें जोश से चमक उठीं। जब वह अपनी बकवास जारी रखने वाला था तभी एक आवाज़ सुनाई दी। चूंकि विजेता ने ठान लिया है, इसलिए ये ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट का अंत है। पहले की वह गंभीर आवाज़ फिर से गूंजी। सभी का ध्यान सम्राट रूथ की ओर गया क्योंकि कई युवाओं ने उन्हें उस गंभीर आवाज़ के स्वामी के रूप में पहचाना। उन्होंने स्कोरबोर्ड की ओर इशारा करते हुए उनकी ओर देखा। उनके सिर स्कोरबोर्ड की ओर मुड़े और वे खुशी से चिल्ला उठे। ऊर्जा से बने पटाखों के चमकते रंगों के साथ फूटने पर स्कोरबोर्ड एक स्टाइलिश तरीके से जगमगा उठा। पहला स्थान डेविस लोरेट, दूसरा स्थान शर्ली एश्टन, तीसरा स्थान 200, पहला स्थान एलिया, 454वां स्थान कैंट कॉल्डन, 723वां स्थान एवलिन कॉल्डन। राजकुमार डेविस, यदि आपने अंतिम प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही अपनी साधना का खुलासा कर दिया होता तो हम तुरंत और सर्वसम्मति से आपको प्रथम स्थान देने का फैसला करते। मुझे डर है कि हमने आपकी साधना का कीमती समय बर्बाद कर दिया है, सम्राट रूथ ने नीचे उतरते हुए कहा। आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद सम्राट रूथ। मैंने इस ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए मैं इसे बर्बाद नहीं मानता। डेविस ने हाथ मिलाते हुए जवाब दिया। ठीक है, तुम्हें दुनिया के तौर तरीकों के बारे में कुछ अनुभव तो मिला ही होगा। अगर ऐसा है तो मुझे खुशी है। सम्राट रूथ ने सिर हिलाया क्योंकि उसे यह युवा लड़का पसंद आ गया था। भले ही राजकुमारी शर्ली ने कहा था कि जो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं उन्हें रोकने के लिए तुम्हें अहंकारी होना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अहंकारी हो या विनम्र, तुम्हें अपने दुश्मनों के दिलों में डर पैदा करने के लिए बस इतना निर्दयी होना चाहिए। जब डेविस ने उसकी बातें सुनी तो उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि उसे अपनी पिछली दुनिया के एक वेब उपन्यास के एक खास किरदार की याद आ गई। तुम्हारी सलाह के लिए शुक्रिया सम्राट रूथ। हाँ, सम्मानसूचक शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे मेरे नाम से बुलाओ। ये देखकर कि डेविस ने पूरे दिल से उसकी सलाह सुनी, उसे ये लड़का और भी ज्यादा पसंद आया। हाँ, मार्क रूथ, डेविस ने ठहाका लगाया। सम्राट रूथ हंसे। हाँ, तुम में हिम्मत जरूर है। मैंने यह बात बहुत से लोगों से कही है, लेकिन वे अब भी मुझे सम्राट रूथ कहते हैं। तुम्हारी हिम्मत उन गुणों में से एक है जो मुझे पसंद हैं। बेशक, उसने हमारे सामने उन 2 सम्राटों को मारने की हिम्मत भी की। उसे डरने की क्या जरूरत है? लोगन ने थोड़ा नाराज होकर जवाब दिया। वह उन 2 सम्राटों को मारने की योजना बना रहा था जब ये 15 साल की अवधि पूरी हो जाएगी, लेकिन उसे निश्चित रूप से उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा उससे एक कदम आगे निकल जाएगा। डेविस ने अपने हाथ फैलाए। मुझे भड़काने के लिए यह उनकी गलती थी। मुझे दोष मत दो। सम्राट रूथ ने अपनी आंखें घुमाईं, बहुत निर्दयी। सम्राट एश्टन ने इन 3 लोगों को देखा जो मजे कर रहे थे। फिर उसने अपनी बेटी को दूर जाते हुए देखने के लिए अपना सिर घुमाया। बाद में उसने आह भरी, यह मानते हुए कि सम्राट रूथ ने इस अवसर को कुचल दिया। बुरा फॉट, उसने चुपचाप बुदबुदाया, हार मान ली। अध्याय 99, प्रतिभाओं को निर्देश देना। 3 सम्राटों, मुझे लगता है कि इस ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट के मुख्य उद्देश्य का उल्लेख करने का समय आ गया है। युद्ध के चरण में मौजूद 3 सम्राटों के मन में एक आत्मा संचरण की आवाज आई। लोगान, सम्राट रूथ और सम्राट एश्टन ने सम्राट क्लेमोर को देखा और अपना सिर हिलाया। जो भी शीर्ष 200 में है वह हमारे साथ घाट पर चले, जहां हम गार्जियन एलायंस के एक छोटे जहाज पर सवार होंगे। सम्राट रॉस चिल्लाया, उसकी आवाज पूरे मुख्य क्षेत्र में गूंज उठी जैसे ज्वार की लहर हो। सम्राट रॉस फिर जहाज की ओर बढ़े जबकि शीर्ष 200 प्रतिभाएं आज्ञाकारी रूप से उनका अनुसरण कर रही थीं। अल्पविराम, गार्जियन एलायंस के छोटे जहाज में 7 सम्राट डेक पर खड़े थे जबकि प्रतिभाएं डेक के चारों ओर खड़ी थीं। ये लगभग एक सार्वजनिक चौक सभा की तरह था। सम्राट क्लेमोर आगे बढ़े। सबसे पहले, आप सभी ने शीर्ष 200 में से एक स्थान प्राप्त करके अच्छा किया। मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं। शीर्ष 200 में सभी लोग राजसी थे, इसलिए उन्हें बाहरी लोगों के मामले के बारे में पता था, और चूंकि वे इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे इसलिए उन्हें इस मामले के बारे में पता होना ही था। प्रतिभाओं ने अपना सिर हिलाया। अच्छा, तो मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि आप लोग उस गुप्त प्रवेश द्वार में क्या करने के हकदार हैं जो 1 साल में फिर से खुल जाएगा। आपका उद्देश्य वहां मौजूद सभी दुश्मनों को मारना है। आप जो भी लूट प्राप्त करेंगे वह उस शक्ति को सौंप दी जाएगी जिसके आप सदस्य हैं। यदि आपके पीछे की शक्ति आपको लूट लेने देती है तो वह आपकी होगी।
प्रतिभाओं ने अपना सिर हिलाया। वे पहले से ही यह जानकारी जानते थे और इससे सहमत थे, क्योंकि वे जानते थे कि जो लूट वे प्राप्त करेंगे वह उनकी होगी जब तक कि लूट की गुणवत्ता उच्च स्तरीय स्काई ग्रेड और उससे ऊपर नहीं पहुंच जाती, जो दुर्लभ है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप युवाओं को भी मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप सभी को एक टीम के रूप में अच्छा खेलना चाहिए और किसी भी तरह की अंदरूनी लड़ाई की अनुमति नहीं है। अगर यह पता चल गया कि किसी ने इस नियम का उल्लंघन किया है तो गुप्त प्रवेश द्वार से बाहर आने के बाद आपको निश्चित रूप से कड़ी सजा दी जाएगी। मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पिछले प्रयास में क्या हुआ था। ये हमारे लिए पिछली बार की तरह खून खराबा नहीं होना चाहिए, जब आप लालची युवाओं ने हमारे दुश्मनों की लूट के लिए लालच किया और आपस में लड़े, जिसके कारण दुश्मनों ने हमारा फायदा उठाया। हमने जो 200 प्रतिभाशाली लोग भेजे थे उनमें से केवल कुछ ही जीवित बचे। ये हमारी ओर से बहुत बड़ी क्षति थी। सम्राट क्लेमोर के चेहरे पर निराशा के भाव थे। फिर उन्होंने कहा, आप सभी को इस बार ऐसा नहीं होने देना चाहिए। डेविस ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए सोचा, क्या इसका पिता और मां की मुलाकात से कोई संबंध है? और अंत में उनकी दुनिया में प्रवेश करने का रास्ता खोजें। उन्होंने आगे कहा, हमें अभी भी उनकी दुनिया में प्रवेश करने का रास्ता नहीं मिला है और इसीलिए उन्हें हम पर बढ़त हासिल है। दुर्भाग्य से ये हमें उनकी दुनिया पर आक्रमण करने या उसकी जासूसी करने में असमर्थ बनाता है। तो मिस इसाबेला रूथ के बारे में क्या? डेविस ने पूछा। वह मुख्य प्रवेश द्वार से चली गई जहां हमारे जैसे दुश्मन चींटियों की तरह दिखाई देते हैं। सम्राट रूथ ने जवाब दिया, क्योंकि उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। डेविस ने अपना सिर हिलाया क्योंकि वह समझ गया था। बस इतना ही। इस अवधि के दौरान अपनी साधना अवस्थाओं को बढ़ाएं और सुनिश्चित करें कि आपकी क्षमता बर्बाद न हो। सम्राट रूथ ने बैठक के अंत की घोषणा की। चलो डेविस, हम जा रहे हैं, लोगन ने डेविस से कहा, फिर दूसरे सम्राटों से हाथ मिलाया। हम फिर जाएंगे। गुप्त प्रवेश द्वार पर आप सभी से मिलेंगे। उन्होंने अभिवादन वापस किया और अपने अपने लोगों के साथ चले गए। अल्पविराम अल्पविराम। लोरेट साम्राज्य के जहाज में जो अपने साम्राज्य में लौट रहा था, एक खास आलीशान केबिन में। नहीं, अब और दर्द नहीं होता। एलिया ने दर्द से भीख मांगी। एक हाथ ने कुशलता से उसके शरीर को छुआ, जिससे उसकी त्वचा पर एक तरह का सफ़ेद पेस्ट बन गया। चुप रहो, ये तुम्हारी चोटों के बचे हुए निशान मिटा देगा। डेविस उसके शरीर पर स्काई ग्रेड दवा लगा रहा था, जिसका असर किसी के भी निशान को प्रभावी ढंग से हटाने में था। वह पूरी तरह से घायल थी, उसके शरीर पर निशान देखे जा सकते थे। अंतिम प्रतियोगिता के दूसरे दौर के दौरान उसे अपने प्रतिद्वंद्वियों से बहुत सारे कट मिले थे, जिसके परिणामस्वरूप उसके हाथ, कलाई, जांघ और अन्य नाजुक जगहों पर चोटें आईं। डेविस ने उसकी बाहों पर दवा लगाना समाप्त कर दिया था और अपनी बाह को उसकी जांघों को छूने के लिए आगे बढ़ाया। मैं करूंगा, मैं खुद करूंगा। एलिया ने जल्दी से उसे रोक दिया और चिल्लाई, क्योंकि उसकी आंखें धुंधली होने लगीं। तुम्हें पहले ही यह कह देना चाहिए था। डेविस मुस्कुराया। उसके पास अपने दुष्ट हाथों से उसे मनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने शुरू में वह दवा लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अब उसकी नौकरानी नहीं थी, लेकिन डेविस को इसकी कोई परवाह नहीं थी। डेविस ने उसे दवा दी और उसे कुछ गोपनीयता देते हुए उससे दूर चला गया। उसने अपनी हथेलियों की जांच की और धीमी आवाज में कहा, बहुत नर्म। फिर उसने अपना सिर हिलाया, अपने सिर से सभी विचार दूर कर दिए। कुछ मिनट बीत गए जब एलिया ने अपनी चोटों पर दवा लगाना समाप्त किया। उसकी त्वचा चमक उठी, जो ये दर्शाता था कि वह बिल्कुल नई जैसी हो गई है। इतनी प्रभावशीलता, वह दवा की दुर्लभता से चकित थी। एलिया डेविस के पास आए और उसका चेहरा देखा। तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? उसने उत्सुकता से पूछा। कुछ नहीं, ये सिर्फ मैं इस प्रतियोगिता का विजेता बनकर खुश था। डेविस की आंखें मुस्कुराने के साथ ही बाईं और दाईं ओर घूम गईं। ओह, तुम्हें बधाई मेरे राजकुमार। मैं मूर्ख हूँ, मैं तुम्हें बधाई देना भूल गई। एलिया अजीब तरह से हंसी। धन्यवाद, अब चलो, उसने कहा और अपना सिर घुमाया और चला गया। हाँ, वह उसके पीछे चली गई। उसकी पीठ पर मुस्कुराते हुए उसने सोचा, प्यारा। डेविस ने अपने मन में चिल्लाया। ओह, यह एक करीबी मुकाबला था। उन चंद मिनटों के दौरान उसने केवल एलिया को दर्द से चिल्लाते हुए सुना, फिर बाद में यह एक अजीब कराह में बदल गया जिसने उसके शरीर के निचले हिस्से में प्रतिक्रिया उत्पन्न की। उसने अपनी लार को निगल लिया और अपने मन को नियंत्रित करते हुए किसी भी अशुद्ध विचार को अपने मन में न आने दिया, जिसके कारण अंततः उसका चेहरा लाल हो गया। अध्याय 100, मुझे दोष मत दो। रुको, मैं लगभग भूल ही गया था। डेविस अचानक चिल्लाया। एलिया चौंक गई। भूल गई? क्या भूल गई? उपहार। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। डेविस ने अपनी खुद की स्पेस रिंग से एक स्पेस रिंग निकालते हुए कहा। यह बिल्कुल नहीं, यह ऐसा कुछ नहीं है जिसके मैं हकदार हूं। इस तरह का उपहार अगर मैं खुद को बेच भी दूं तो भी मैं इसे प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। एलिया घबरा गई। तो खुद को बेच दो, मैं तुम्हें खरीद लूंगा।
डेविस ने हंसते हुए अपना सिर झुकाया। एलिया ने अपनी जीभ बाहर निकाली। पेह, मैं अभी अभी दास्ता से बाहर आई हूं और तुम चाहते हो कि मैं फिर से इसमें शामिल हो जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत हो गया बकवास। यहाँ डेविस ने स्पेस रिंग को उसके हाथों में थमा दिया। अगर तुम इसे नहीं चाहते हो तो इसे फेंक दो, उसने कहा और चला गया। तुम? एलिया दंग रह गई। उसने स्पेस रिंग को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया और सोचा, अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं अपने कर्ज कब चुका पाऊंगी? अपने विवेकपूर्ण तर्क के साथ वह इसे फेंकना नहीं चाहती थी, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वह जानती थी कि इस विशाल समुद्री महाद्वीप में ये स्पेस रिंग कितनी मूल्यवान हो सकती है। रुको, इसे वापस ले लो। अल्पविराम। उसी जहाज में, एक खास केबिन में, एक अकेला व्यक्ति बिस्तर पर लेटा हुआ था और खिड़की से समुद्र के बाहर देख रहा था, मानो वह किसी के बारे में सोच रहा हो। तारांकन दस्तक। अचानक दरवाजे से खटखटाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। आखिरकार तुम आ ही गए। उस आकृति के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जब वह दरवाजा खोलने के लिए पास आए। एवलिन, मैं तुमसे मिलने आई हूं। तुम अपने पति को अंदर क्यों नहीं बुलाती? डेविस मुस्कुराया। तारांकन धमाका। दरवाजा इतनी भयानक ताकत से बंद हुआ कि वह चौंक गया। क्या? डेविस हैरान रह गया। उसने सोचा, क्या वह मुझे पसंद नहीं करती? उसने एलिया की राय सुनने के लिए पीछे देखा, लेकिन उसने कंधे उचका दिए जैसे कि यह उसका काम नहीं था। केबिन के अंदर एवलिन का सुंदर चेहरा खुशी और लाचारी दोनों से विकृत था। वह कहता है कि वह मुझसे मिलने आया है। कौन अपने सही दिमाग में किसी दूसरी लड़की के साथ अपनी मंगेतर से मिलने आएगा? उसने व्यंग्यात्मक रूप से सोचा। रुको, मुझे उससे जलन क्यों हो रही है? क्या वह सिर्फ एक छोटी लड़की नहीं है? अगर मैं सामान्य रूप से सोचूं तो उसे मेरे लिए कोई खतरा नहीं होना चाहिए। समझ में आता है। उसने खुद को आश्वस्त किया और अपनी छाती थपथपाई जिससे वह थोड़ी सी उछली। फिर उसने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। कृपया अंदर आएं, प्रिंस डेविस। डेविस व्यंग्यात्मक रूप से हंसा। ठीक है, मैं अब तुम्हें तंग नहीं करूंगा। एवलिन आश्चर्यचकित थी और फिर वापस टेबल की ओर मुड़ी। वह सीट पर बैठते ही हंस पड़ी। डेविस ने पूरी तरह से सोचा कि उसके लिए दरवाजा बंद करने का कारण ये था कि उसने उसके सामने खुद को पति कहा था। वह उसके पीछे कमरे में गया और मेज पर बैठ गया। फिर वह अचानक पीछे मुड़ा और देखा कि एलिया दरवाजे के बाहर खड़ी है। एलिया, तुम किसका इंतजार कर रही हो? अंदर आओ। एलिया के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। कोई बात नहीं, मैं बाहर ही रहूंगी, उसने दरवाजा बंद करते हुए कहा। डेविस ने पलकें झपकाईं और खुद से बुदबुदाया, ठीक है। उसने अपना सिर पीछे घुमाया और एवलिन के चेहरे पर एक मुस्कान देखी जो मुस्कान नहीं थी। मेरा राजकुमार यहाँ किस लिए है? एवलिन ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ पूछा। तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए, डेविड ने अनजाने में उसकी मधुर आवाज़ सुनकर कहा। आह नहीं, लेकिन उसने तुरंत इनकार कर दिया और महसूस किया कि उसने गलती की है। एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन यह अजीब सी स्थिति सिर्फ डेविस के लिए थी क्योंकि एवलिन सिर्फ उसे घूरती रही और हल्के से मुस्कुराती रही। डेविस ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा, ऐसा नहीं है, मैं जो कहना चाहती थी वो ये था कि मैं यहाँ किसी और कारण से आई हूँ। बेशक, मैं यहाँ तुमसे मिलने भी आई हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें बताने के लिए किसी को भेज देती। कोई और कारण? वो क्या है? एवलिन जल्दी से उत्सुक हो गई। रिवॉल्विंग कोर्स स्टेज पर खेती करने का मामला, डेविस ने कहा। उसका चेहरा गंभीर था। एवलिन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। इस मामले में मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारी ऋणी हूँ, मेरे राजकुमार, उसने गंभीर स्वर में कहा। इतनी जल्दी मत करो, बस मुझे नहीं पता कि मैं इस बारे में शोध कब पूरा कर पाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप समझें कि इसमें 1 साल से ज्यादा लग सकता है। 1 साल? मैं समझती हूँ, उसने शांति से जवाब दिया। रुको, ऐसा सिर्फ तब होता है जब मुझे इस बारे में पूरा भरोसा होता है। सच में, ये और भी बुरा हो सकता है और इसमें 10 साल से ज्यादा लग सकते हैं। 10 साल से ज्यादा? उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अविश्वसनीय भाव से डेविस को देखा। उसने आगे कहा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूं, बस मैं सच में। एवलिन ने अपना हाथ उठाया, उसे और कुछ बोलने से रोकते हुए। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैंने इसके लिए पहले ही 1 साल इंतजार कर लिया है, कुछ और साल कोई फर्क नहीं डालने वाले हैं। इसके अलावा मेरी प्रतिभा के साथ आपकी मदद के बिना मैं भविष्य में जो हासिल कर पाऊंगी उसकी एक सीमा है। इसके अलावा मैं तुम पर निर्भर हूं, जबकि हम शादीशुदा भी नहीं हैं, और तुम मुझ पर भरोसा करने में बहुत बड़ी छलांग लगा रहे हो। फिर उसने गहरी सांस ली। ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तुम पहले से ही मुझे अपनी पत्नी की तरह मानते हो। ये कहते हुए उसके गाल लाल हो गए, जबकि उसकी अभिव्यक्ति जटिल हो गई। डेविस दंग रह गया। उसकी आंखें खुली हुई थीं क्योंकि वह उसके द्वारा कहे गए शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा था। ओके, उसने जवाब दिया, काफी हैरान और अभिभूत। तुम मुझ पर विश्वास करते हो?
डेविस ने अपने चेहरे पर चौंका देने वाले भाव के साथ पूछा। मैं चाहता हूं और मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, एवलिन ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। हाँ, ठीक है, डेविस ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। फिर भी उसे भरोसा महसूस हुआ, मुझे सच बताने में तुम्हारी ईमानदारी पसंद है। रिश्ते भरोसे पर बनते हैं, क्या मैं गलत हूँ? वह मुस्कुराई, उसका चेहरा एक खूबसूरत मुस्कान से चमक उठा। उसने हाथ मिलाया, नहीं, मेरे भी यही विचार हैं। वह हंसी, हाँ, तुम अपनी उम्र के हिसाब से काफी परिपक्व हो। क्या तुम्हारे पूज्य गुरु ने तुम्हें नैतिक मूल्यों के बारे में सिखाया है? हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। बकवास। जब उसने कहा कि रिश्ते भरोसे पर बनते हैं, तो मैं पहले ही उससे झूठ बोल रहा हूँ। डेविस ने सोचा और अंदर ही अंदर रोया। जब मैं शोध पूरा कर लूंगा तो मैं जल्द से जल्द तुम्हें संदेश भेज दूंगा। तब तक अलविदा। डेविस खड़ा हो गया, उसे अचानक से दोषी महसूस हुआ। इसके अलावा एलिया बाहर उसका इंतजार कर रही थी, इसलिए उसने जल्दी से जल्दी जाने का फैसला किया। ओह, तुम मुझसे मिलने तब तक नहीं आओगे जब तक समय नहीं आ जाता। मुस्कुराते हुए उसकी आवाज़ ठंडी हो गई। मैं मिलूंगा, मैं मिलूंगा। डेविस ने जल्दी से हाथ मिलाया। एवलिन ने गर्व से अपना सिर उठाया। उसे उससे एक कदम आगे बढ़कर अच्छा लगा। डेविस उदास होकर दरवाजे की ओर चला गया। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुमसे मिलने आया तो तुम अपनी मासूमियत खो दोगे तो मुझे दोष मत देना। उसने दरवाजा बंद कर दिया और उसका जवाब सुने बिना ही बाहर चला गया। तुम, एवलिन ने गुस्से में कहा जब वह उसके शब्दों के बारे में सोच रही थी। उसके दिमाग में कई तरह की छवियां उभरी जिससे वह बुरी तरह शर्मा गई। मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? हे, दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान थी। वह पूरी तरह से इस तथ्य को भूल गया कि वह अभी भी एक बच्चा था।